गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैथकल तैयारी यूट्यूब चैनल एक ऑलरेडी है। ये उसका उत्तर प्रदेश सेक्शन है। इस चैनल पर यूपी पीएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स, स्पेसिफिकली पीसीएस, आरओएआरओ और अगर पॉसिबल हुआ तो पेट एग्ज़ाम को भी शामिल किया जाएगा। जो डिस्कशन हम यहाँ करने जा रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि हमने पेपर के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, यानी कि पेपर के क्वेश्चंस में एनालिसिस किया है कि किस प्रकार के कितने क्वेश्चंस हैं। जैसे कि यहाँ पे जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो सिंपलेस्ट एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे। टोटल एमसीक्यू अगर उस तरीके के जैसे ये दिए हुए हैं ऑप्शन वाइज, सिंपल एक लाइन में एक बात कही गई है, ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऐसे 41 क्वेश्चन मिले हैं मुझे, जिसमें 16 क्वेश्चन मैथ और फिजिक्स के हैं। फिजिक्स के 2 थे, मैथ के 14 हैं, और 25 क्वेश्चन आपके इस टाइप के हैं जो नॉन मैथमेटिक्स हैं, यानी सिंपल जीएस के क्वेश्चन हैं। उस 25 में कुछ करंट के हैं, कुछ स्टैटिक के हैं। यहाँ हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं, शायद इसमें करंट का कोई नहीं है। अब इन 20 क्वेश्चंस का एनालिसिस हम उस सेंस में कर रहे हैं कि इस पेपर को आप देकर आए, उसके बाद आप इस पेपर से मैक्सिमम बेनिफिट क्या उठा सकते हैं, उस क्वेश्चन को बनाने के पीछे एग्जामिनर की सोच क्या रही होगी, और अगर कभी दोबारा इस पेपर को देना है इन फ्यूचर तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये 3-4 बातें आपको बहुत गहरे तल पर समझ में आएंगी। इसके बाद इसमें सिर्फ ये सेक्शन नहीं था, 41 क्वेश्चन ये थे, 22 क्वेश्चन एजर्सन रीजन के थे। जैसे कोई पेपर दे के आया तो उसने कहा सब कुछ एजर्सन रीजन था, सब कुछ नहीं था। 140 में से 22 क्वेश्चन थे। करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर वाइज लगाना है, कहीं कालक्रम पूछा है, कहीं उसकी फ्रीक्वेंसी का वो पूछा है, तो उसके क्वेश्चन टोटल 10 थे। ऐसे ही मैच द कॉलम के क्वेश्चन 20 थे, और कोडल मतलब जहाँ पे 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट दिया है, 1 2 3 4 करके दिया है, ऐसे 4 क्वेश्चन थे। इसके अलावा 43 क्वेश्चंस के आसपास स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे, जिसमें 2 स्टेटमेंट दिए। जनरली जो 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं आप उनको 2 सिंपल एमसीक्यू भी बोल सकते हो अलग अलग। अगर कोई बात उसने बोली कि ये चीज़, ये खेलों का आयोजन यहाँ हुआ था, उसके बाद उसने कहा कि ये खेलों का आयोजन की मतलब इनॉग्रेशन किसने किया था, तो ये 2 एमसीक्यू हो गए। तो इस तरीके से वो संख्या थोड़ी ज़्यादा हो जाती, कम समय में आपको इतने क्वेश्चन करने हैं, उसमें भी स्टेटमेंट के 40 से ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, वो अपने आप में 80 क्वेश्चन हैं। तो वो चीज़ तब समझ में आएगी जब हम अदर पार्ट पे आएंगे। तो सबसे पहला पार्ट है वो एमसीक्यू का पार्ट है, उसमें भी सिंपलेस्ट एमसीक्यू, जिनकी संख्या यहाँ पर 20 है, जिनको हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। ये वो वाला डिस्कशन नहीं है जिसमें आप एक बार में 20 मिनट में अपने नंबर मिला लें और अपना कट ऑफ जानने लगें। ये डिस्कशन का मेन उद्देश्य है कि हम पेपर में क्या नंबर लाएं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस पेपर को या ऐसे किसी भी पेपर को करने से पहले हमारी किस तरीके की पढ़ाई हो, किस तरीके से उस पेपर को डिजाइन किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नीज प्रोड्यूसिंग एरिया इज नॉट लोकेटेड इन कर्नाटका। जो लोग हिंदी भाषी हैं बिल्कुल भी परेशान न हो, सब चीज़ आपको एक एक समझ में आएगी। मैग्नीज प्रोड्यूस करने वाला क्षेत्र जो है कर्नाटक में निम्न में कौन नहीं है। अब अगर जिसने बहुत गहराई से इसकी तैयारी की है या करना चाहता है तो ओर और मिनरल्स के सेक्शन को सब पढ़ते हैं जियोग्राफी में। उसमें सिल्वर भी है, आयरन भी है, गोल्ड भी है, मैग्नीज भी है, बॉक्साइट भी है, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। जिंक भी है। 7-8 ऐसे मिनरल्स हैं जिनको बहुत पूछा जाता है, जिनमें मैग्नीज ठीक ठाक स्तर पे माना जाता है। अब जब इसको आप पढ़ेंगे तो क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वाकई क्या क्या महत्वपूर्ण, और इन्होंने पूछा क्या है। साउथ अफ्रीका को 70% ऑफ द वर्ल्ड्स मैग्नीज रिसोर्सेज में फर्स्ट रैंक है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन द वर्ल्ड, तो साउथ अफ्रीका हुआ एक चीज़। दूसरी बात, मैक्सिमम मैग्नीज प्रोड्यूसिंग स्टेट एमपी है, और कहीं कहीं इसका आंसर आपको उड़ीसा मिलेगा, तो वहाँ पे मैक्सिमम मैग्नीज प्रोड्यूसिंग नहीं होगा, वहाँ पे होगा लार्जेस्ट या हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ मैग्नीज आर इन उड़ीसा। नंबर ऑफ जो रिजर्व्स हैं वो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, और जो अमाउंट ऑफ मैग्नीज है जो प्रोड्यूस होता है वो एमपी में है। ये एकदम ट्रुथ है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आंसर की स्टेट ने दी क्या है, वो डिफरेंट बात है।
लेकिन अगर कभी पूछा जाए तो इस बात को याद रखिए, उड़ीसा नंबर ऑफ हाईएस्ट रिजर्व्स है। और इस हाईएस्ट को भी कभी कभी इंग्लिश में गलत लिख देते हैं, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द केसेज में प्रेफरेंस फॉर्मेट हिंदी का रहता है। तो लार्जेस्ट रिजर्व्स भी लिखा है तो भी आप उड़ीसा ही लगाएंगे। और जब प्रोड्यूसिंग अमाउंट या परसेंटेज की बात होगा, कंट्रीब्यूशन की बात होगी, तो आप एमपी पे जाएंगे। 33% ऑफ द कंट्री, चूँकि अब इस पे भी है कि 2018 में एक रिपोर्ट आई थी कि कौन सा स्टेट कितना मिनरल देता है, उसके बाद से कोई रिपोर्ट नहीं है। अगर 2022 की रिपोर्ट देखो ओर्स एंड मिनरल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कितना मिनरल यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ, कितना मिनरल यहाँ से इंपोर्ट हुआ, 33 पेजेस की है जिसको हमने देखा। 2018 के बेसिस पे एमपी 33%, उड़ीसा 25%, और इसके बाद आपका आता है संभवतः महाराष्ट्र। सबसे लास्ट पे जो है वो है आपका कर्नाटका। मतलब कर्नाटका प्रमुख रूप से नहीं है, ये चीज़ भी समझने वाली इम्पॉर्टेंट है कि कर्नाटका मेन कंट्रीब्यूशन में नहीं है, तब कर्नाटका दिया है। तो अगर आप इसको देखें, पहले तो इसमें ये बता दें कि इसमें श्रीकाकुलम इसका आंसर है। ये श्रीकाकुलम जो है आपका कर्नाटका में नहीं है, ठीक है। और इसका आंसर सी पार्ट होगा। और इसमें रिलेटेड और क्या इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं उस चीज़ को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में मैग्नीज ओर इज फाउंड इन बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। यानी कि अगर क्वेश्चन अब मध्य प्रदेश में बने तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रहने चाहिए। महाराष्ट्र में मैग्नीज ओर इज फाउंड इन नागपुर, भंडारा डिस्ट्रिक्ट में। बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट मैग्नीज ओर माइन है इंडिया में। यानी कि अगर क्वेश्चन कुछ और बनेगा मैग्नीज में तो ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन है। इट इज आल्सो द डीपेस्ट मैग्नीज ओर माइन इन एशिया। डीपेस्ट मैग्नीज ओर माइन इन एशिया कौन है? बालाघाट। वो कहाँ है? एमपी में। इसके अलावा है उड़ीसा मैग्नीज ओर इज फाउंड इन सुंदरगढ़, कोरापुट एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट। शंदूर इन बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसेज 90% ऑफ टोटल मैग्नीज इन कर्नाटका। ये जो बेल्लारी ऑप्शन दिया है उसमें संदूर जगह पर 90% मैग्नीज पाई जाती है। 1 नवंबर 2006 को गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने शिमोगा को शिवमोगा लिखा है। तो अगर क्वेश्चन में शिमोगा लिखा है तो वो भी टेक्निकली रॉन्ग है, शिवमोगा लिखा जाना चाहिए, क्योंकि 2006 में कर्नाटका ने बदल दिया, जिसको अप्रूवल 1 नवंबर 2014 को सरकार ने दिया था, भारत सरकार ने। तो एक क्वेश्चन जिसमें कर्नाटका के 4 डिस्ट्रिक्ट दे दिए, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का नहीं है, और श्रीकाकुलम उसका डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जो उसका आंसर होगा। कर्नाटका अपने आप में मैग्नीज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में भी नहीं है। ये क्वेश्चन बनाया गया। ये कर्नाटका का पीएससी का पेपर भी नहीं है। वो नेट में आपसे ये जानना चाहता था कि कर्नाटक का जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके नेम आपसे पूछ रहा है। अब आप रियलाइज करिए कि यूपी का पेपर है, कर्नाटक के स्टेट पे आपकी इन्फॉर्मेशन चाहता है। क्योंकि मैग्नीज अगर जनरली पढ़ेगा तो व्यक्ति थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश जानेगा, थोड़ा बहुत उड़ीसा जानेगा, और बहुत ज़्यादा जानेगा तो महाराष्ट्र जानेगा। वो जाएगा ही नहीं कर्नाटक में, कि क्वेश्चन कैसे सही होगा। ये इसी हिसाब से सही होगा कि हमें ये पता हो कि इसमें कौन सा स्टेट, या तो ये स्टेट पता होगा। इस तरीके से इसका करेक्ट ऑप्शन श्रीकाकुलम है। मैग्नीज से रिलेटेड ये चीज़ आपको पता चली। अब अगले स्टेज क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू। किडनी स्टोन्स कब फॉर्म होते हैं? आंसर की बात करें तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्सीलेट्स। अब इससे रिलेट करके क्वेश्चन में और क्या आ सकता है? जब यूरिन में क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जो मेनली कैल्शियम ऑक्सीलेट और यूरिक एसिड होते हैं। जो फ्लड है यूरिन में उसमें इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ब्लॉकेज लग जाता है, तो किडनी स्टोन्स जो फॉर्म होते हैं इसकी वजह से प्रॉब्लम जनरेट होती है। ये मेड अप ऑफ मिलियन टीनी क्रिस्टल्स हैं और ये इंटीरियर सरफेस ऑफ द किडनी में फॉर्म होते हैं। इसी किडनी स्टोन में एक टर्म आता है यूरेटरल स्टोन। ये क्या होता है? कुछ स्टोन किडनी में से यूरेटर को
मूव कर जाते हैं। यूरेटर्स क्या हैं? यूरेटर्स आर ट्यूब्स लीडिंग फ्रॉम द किडनीज टू ब्लैडर। किडनी से ब्लैडर को जोड़ने वाली ट्यूब है ये। अगर स्टोन किडनी से यूरेटर में जाके स्टक हो जाता है, फंस जाता है, तो इसे बोलते हैं यूरेटरल स्टोन, क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। द यूरेटरल स्टोन इज रिलेटेड टू द किडनी स्टोन इन सच ए वे, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर ऑक्जेलेट होगा। उसमें कैल्शियम की भी मात्रा रहती है, यूरिक एसिड की भी रहती है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्जेलेट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द रीजन फॉर ए स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस डीप देन एक्चुअल डेप्थ। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है अपवर्तन, जिसे आप रिफ्रैक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन जो अकर करता है, उसकी जो प्रोसीजर होती है वो ये होती है कि जब प्रकाश की किरण बॉटम से रिफ्रैक्ट होके, रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल इज रिफ्लेक्टेड बाय द वाटर, एक वर्चुअल इमेज बनाती है स्विमिंग पूल बेड की, जो कि थोड़ी सी हाइट में एबव होती है, जो कि थोड़ी सी हाइट में एबव होती है, वेयर द स्विमिंग पूल एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। उसको अगर पिक्चोरियल फॉर्मेट में देखें तो इस तरीके से आपको ये दिख रही होगी। ये जो इमेज बनती है ये थोड़ी सी ऊपर होती है, जबकि रियल हाइट थोड़ी नीचे होती है। तो रिफ्रैक्शन फिनोमिना तो आप समझते ही होंगे, उसमें रिफ्लेक्ट करने की बजाय चीज़ रिफ्रैक्ट करती है। तो जो माध्यम का, मीडियम का वर्तनांक होता है, उसके हिसाब से आपकी रे लाइट जो है इमेज क्रिएट करती है, तो उसकी इमेज आपकी थोड़ी सी ऊपर बनती है, तो हाइट कम रहती है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद है द काज ऑफ मीना माता डिसीज इज। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपलेस्ट है, इसी पे स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। काज ऑफ मीना माता डिसीज इज रिलेटेड टू मरकरी पॉल्यूटेड वाटर, एक स्टेटमेंट ये दे दिया। दूसरा स्टेटमेंट दे दिया कि जो मीना माता शब्द है ये लिया गया है मीना माता बे से, मीना माता खाड़ी से लिया गया है, और ये खाड़ी जापान में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? फर्स्ट इज ट्रू, बोथ ऑफ देम आर ट्रू। तो ये बात सही है कि मीना माता जो डिसीज है ये मेथिल मरकरी पॉइजनिंग के द्वारा काज्ड होता है। इसे मीना माता खाड़ी में रहने वाले लोगों के द्वारा इस डिसीज को सबसे ज़्यादा कैप्चर किया गया था। और ये क्यों हुई थी? क्योंकि यहाँ पे जो लोगों ने मछलियाँ खाई थी जो मरकरी से कंटेमिनेटेड थी, उनको खाने की वजह से ये बीमारी जनरेट हुई थी। तो कभी ना कभी ये बात ज़रूर आएगी किसी ना किसी एग्ज़ाम में, जो ये सिंपलेस्ट से स्टेटमेंट टाइप में बनेगी। और अगर आप इस पर थोड़ी सी नज़र डालें तो आप पाएंगे कि ये जो जापान में है, ये एक आपका समुद्र है जिसका नाम है, आप ध्यान से देखिए, यूटसुशीरा सी के पास ये मीना माता बे है, यहीं पे मीना माता सिटी है। तो ये कौन से सी के पास है? तो यूटसुशीरा सी है। ये भी प्रश्न बन सकता है, इस बात को मत भूलिएगा। यही एनालिसिस होता है कि आप किसी एक पॉसिबल क्वेश्चन की इन डेप्थ में जाकर नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन को टच करते हुए कुछ नया क्वेश्चन क्रिएट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड मेगापोलिस। कौन था जिसने वर्ड मेगापोलिस फर्स्ट टाइम यूज किया? ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई अदर एग्जाम्स में आया है। तो जीन गॉटमैन है, ये फ्रेंच जियोग्राफर थे। 1961 में इनकी एक बुक आई थी, मेगापोलिस द अर्बनाइज्ड नॉर्थ ईस्टर्न सी बोर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें इन्होंने ये टर्म यूज किया है, जिसका मतलब है जो यूएसए में कैलिफोर्निया वगैरह सिटीज़ हैं, उनका जो सिस्टम है, जैसी वो सिटीज़ हैं, कल्चर है, उस अर्बनाइजेशन के प्रकार को संदर्भित करने के लिए इन्होंने मेगापोलिस वर्ड का यूज किया था। तो करेक्ट ऑप्शन होगा जीन गॉटमैन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पिछवाई पेंटिंग इज एसोसिएटेड विद विच डाइटी।
कौन सी डाइटी यानी किस देवता से संबंधित है? तो ये श्रीनाथ जी से संबंधित है। पिछवाई पेंटिंग होता क्या है कि जो मंदिर होता है प्रमुख रूप से उसके पीछे ये पेंटिंग जनरली लगाई जाती है हिंदू टेम्पल्स में, और स्पेसिफिकली जहाँ से इसका नाम एराइज हुआ है ये श्रीनाथ जी टेम्पल नथवाड़ा राजस्थान में है, और जो 1672 के आसपास बनाया गया था। ये श्रीनाथ जी के पीछे टंगी हुई है जो कि लोकल फॉर्म ऑफ कृष्णा है, और इसमें लीलाओं का चित्रण होता है जनरली। आइए हम आपको एक पिछवाई पेंटिंग का एग्जाम्पल भी दिखाते हैं। ये आपके सामने है पिछवाई पेंटिंग, जो कि हमने जस्ट एक इमेज को यहाँ पे डाल दिया है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंस ऑफ इंडिया द परसेंटेज ऑफ इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन वाज। अगर आपने 2011 सेंसस पढ़ा होगा तो कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो आपको हर हाल में पता होनी ही चाहिए, जिसमें पहली दो चीज़ें कि 68.84 आपकी रूरल पॉपुलेशन है और 31.16 आपकी अर्बन है। तो 31.2 आपकी अर्बन, इसमें करेक्ट ऑप्शन लगाना पड़ेगा क्योंकि 31.16 इसमें दिया नहीं है। इसके अतिरिक्त तो आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? इसके अतिरिक्त आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है वो 1210 मिलियन के आसपास है। लिटरेसी टोटल 74% है, जिसमें मेल 82.1% लिटरेट हैं, फीमेल 65.646% हैं। ये 2011 का है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 382 पर किलोमीटर स्क्वायर है। सेक्स रेशियो जो है 943 फीमेल्स है, और चाइल्ड सेक्स रेशियो जो 0 से 6 एज की ग्रुप के बीच है वो 919 आपका फीमेल्स हैं 1000 पे। तो इन सब पे इंडिविजुअल क्वेश्चन बनते रहे हैं, आगे भी बनते रहेंगे। मेल की लिटरेसी क्या है, टोटल लिटरेसी क्या है, फीमेल की क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, एज पर एज, इंडिया एज कंसर्न, फिर स्टेट वाइज जाइए, अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पर ये इन्फॉर्मेशन थी। अगला क्वेश्चन है, सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा इन द टेन्योर ऑफ। पहले तो फर्स्ट टाइम कब सेंसस हुआ था? तो 1872 में हुआ था। फिर कंप्लीट सेंसस कब हुआ था? 1881 में हुआ था। जो 82 में हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? तो वाइस राय थे लॉर्ड मायो। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा, जिसकी इंफॉर्मेशन मैंने नीचे दे रखी है। इट हैज़ बीन अंडरटेकन एवरी 10 years बिगिनिंग इन 1872 अंडर वाइस राय लॉर्ड मायो। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज टेकन इन 1881, और 1949 के बाद ये रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत होने लगा। ये भी क्वेश्चन आगे फ्यूचर में आ सकता है कि जो अब सेंसस होगा या होता रहा है 1949 के बाद, वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत हो रहा है? तो होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज रिनाउंड फॉर इट्स डिपॉजिट्स ऑफ लाइम स्टोन, जिप्सम, साल्ट एंड जिंक। लाइम स्टोन, जिप्सम, साल्ट एंड जिंक के डिपॉजिट इंडिया में कहाँ पाए गए? तो अगेन फिर रिपोर्ट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आती हैं, पुरानी रिपोर्ट्स के अनुसार ये डिस्ट्रिक्ट राजस्थान है। जो फर्स्ट रैंक इन इंडिया है प्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग 7 मिनरल्स, रॉक फॉस्फेट, क्रूड ऑयल, जिंक, लेड, लाइम स्टोन, सिल्वर एंड वोलास्टोनाइट, जिसमें जिंक, लेड, लाइम स्टोन ये आपको मिल जा रहे हैं। लाइम स्टोन और जिंक, साल्ट, जिप्सम इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन इन दो के लीडिंग के हिसाब से अब राजस्थान इसको दिए हैं। बाकी आंसर की में देखिएगा क्या आता है। जो रिसर्च बताती है वो राजस्थान ही मोस्ट प्रिफरेंशियल है। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फॉलोइंग, बहुत सिंपल है। थ्रस्ट लगता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पिन इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन इज नोन एज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक न्यूमेरिकल कोड होता है जो मेनी इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में यूज होता है, प्रोवाइडिंग एडिशनल अकाउंट सिक्योरिटी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर।
अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स विद डिक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया। जो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 829 है। से लास्ट में यही आएगा, दो ऑप्शन पहले ही खत्म हो जाते हैं। एज कंपेरिजन टू केरला, वेस्ट बंगाल और बिहार। बिहार मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड स्टेट्स है, 1106 है वहाँ पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल है 1028 है, फिर केरला है, फिर उत्तर प्रदेश है। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर मेंशन्ड इन प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जनरली आपको याद होगा सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सिक्स्थ शेड्यूल जो है इन चार राज्यों के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। अब आप जब पूरा एनालिसिस देखेंगे, मतलब जब सभी सेक्शंस का एनालिसिस देखेंगे, तो आप रियलाइज करेंगे कि इस पेपर को करने से पहले हमें ऐसे मॉक टेस्ट देने चाहिए जिनमें ऐसा वेटेज ठीक ठाक हो कि ये सिंपलेस्ट एमसीक्यू 20 से 25 हों, 15-16 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स फिजिक्स के हों, 20-22 क्वेश्चन एजर्सन रीजन के हों, सीक्वेंस के 8 से 10 क्वेश्चन हों, मैच द कॉलम 20 हों और स्टेटमेंट टाइप के 40 क्वेश्चन हों। ऐसे मॉक टेस्ट 10 लगाने होंगे आपको। जो लोग इस चीज़ की कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं या इसको लिख कर यूट्यूब पे आपको प्रैक्टिस कराते हैं, उनकी ये अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हैं तो आप उस पेपर के पूर्ण स्वरूप के संदर्भ में आपको आपका समय लें, क्योंकि समय महत्वपूर्ण है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसीलिए भले इसमें समय लगेगा 1 हफ्ते, लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई भी आकर इस चैनल पर इस एनालिसिस को देखेगा तो उसे सिर्फ इसका सलूशन नहीं मिलेगा, उसे सलूशन इस बात का मिलेगा कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमारे पास उस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के ऊपर ये रिसर्च होना ज़रूरी है कि हम किन रिसोर्सेज को, किन टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ताकि वहाँ जाकर हमें कोई सदमा ना लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है। तो ये ऐसा एनालिसिस इसलिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम भी वही फ़ोटो खींच कर और वो कर देते। ये फील्ड में हम इंटर कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस सेक्शन में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल एनालिसिस आपके सामने आए। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये फॉर्मेट यूज किया है। करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ द वेरियस पासेज कॉल्ड घाट्स इन द वेस्टर्न घाट इज। तो ये थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। जब आप वेस्टर्न घाट को पढ़ेंगे तो ये बहुत इग्नोर्ड सेक्शन है। ये वेस्टर्न घाट में और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछी जाती रही हैं, बहुत इग्नोर्ड सेक्शन है। और ऑर्डर तो अगर ये पूछ दिया जाए कि थाल घाट कहाँ है वेस्टर्न घाट में, तो एक बार चल भी जाएगा, थाल घाट पहले है, फिर भोर घाट है, फिर पाल घाट है। ये ऑर्डर बहुत टॉप क्वालिटी का क्वेश्चन है ये। नहीं, जनरली क्या पूछा जाता है, जो जनरली पूछा जाता है, रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड्स वेस्ट, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। तो वो है पेरियार है, भरतपुजा है, नेत्रावती है, श्रावती है, मंदूरी है। ये चारों बहुत कम पूछी गई हैं, सबसे ज़्यादा यही पूछी गई। पेरियार ऑप्शन में दे दिया, बाकी ईस्ट वाली दे दी। और ईस्ट में कौन है, वो 3 मेजर हैं, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये 3 है। और इसमें पेरियार सबसे ज़्यादा पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन है जो वेस्टर्न घाट्स पे पूछे जाते रहे हैं। और ये जैसे इसमें थोड़ा सा ऑड क्वेश्चन दे दिया, अब किसी और क्षेत्र में ऑड क्वेश्चन आ जाएगा, पीसीएस के भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है ईस्ट साइड की है, वेस्ट साइड की पेरियार प्रमुख है, बाकी कम पूछी जाती हैं। श्रवाती और ये नेत्रावती याद रख सकते हैं। और कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें पूछी जाती हैं, गदगिल कमेटी 2011 में आई थी, कस्तूरी रंगन कमेटी 2013 में। ये वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल भी इसे बोलते हैं, ये रिकमेंडेड है। सारे वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए जाएंगे। It is recommended that all the western Ghats be declared the ecological sensitive areas with only limited development allowed in graded zones. और कस्तूरी रंगन कमेटी it sought to balance the development and environment protection in contrast to the system proposed by the Gadgil report.
तो ये 2 कमेटी हैं रिलेटेड टू वेस्टर्न घाट्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि कौन सा पेयर आर्टिकल प्रोविजन नॉट करेक्टली मैच्ड है। तो 124 में सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये ऑप्शन इसका सही है। अब यहाँ पे 2 बातें आती हैं कि ये तो हम पढ़ लेंगे 143 ये 132 ये 136 ये 124 है क्या। 124 है इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसकी स्थापना और इससे संबंधित इसका संविधान, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेज, उनकी क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, सारी चीज़ें मेंशन है। अब प्रश्न आया कि वो आर्टिकल कौन सा है जो ये कहता हो कि सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये आर्टिकल है 129। तो ये चीज़ आपको यहाँ से 2 चीज़ें मिली, 124 क्या कहता है और वो कौन सा आर्टिकल है जो ये है। बाकी 3 आर्टिकल से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है। इतना एनालिसिस इसमें पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें नॉट करेक्टली मैच्ड कौन सा है, ये 4 बुक्स आपके सामने दी हैं। हमने बुक्स को ही उठा के सीधे फ़ोटो आपके सामने रख दी है। आप देखिएगा, ये पहली है प्रिंसिपल्स एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी, यही इसका ऑप्शन होगा जो आपकी रिकॉर्डो ने लिखी है। बाकी आपके करेक्ट ऑप्शन है, चाहे एशियन ड्रामा गुनार मेडल हो या वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ हो या जनरल थ्योरी हो। चूँकि कार्ल मार्क्स वाला ऑप्शन इसमें गलत है और वही करेक्ट ऑप्शन भी है। कार्ल मार्क्स की बुक्स बहुत पूछी जाती हैं, जिसमें हमने 4-5 बुक्स रखी हैं जो बहुत पूछी गई हैं। दास कैपिटल है, क्वालिटी ऑफ फिलॉसफी है, सिविल वार इन फ्रांस है और थ्योरीज ऑफ सरप्लस वैल्यू है। तो आपको पता होनी चाहिए, इनकी टोटल 27 बुक्स हैं और सारी फेमस हैं। अल्फ़ाबेटिकली 2-2, 3-3 बुक्स निकल रही हैं, मतलब कुछ अल्फ़ाबेट से बुक्स है ही नहीं, तो इस वजह से ये चीज़ महत्वपूर्ण है। इसके बाद विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पंचायती राज। पंचायती राज से रिलेट करके कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो पंचायती राज का इलेक्शन होता है वो सुपरविजन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन में कंडक्ट कराया जाता है। 18 साल की जगह एज होती है 21 और डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स वाली बात इसमें सही नहीं है। अब क्या सही है उसको देख लेते हैं। पंचायत समिति composed of elected members of the area and the block development officer, otherwise unrepresented members, associate members and the elected members of the पंचायत block on the जिला परिषद। तो ब्लॉक डेवलपमेंट शामिल होता है या दूसरे केसेज में अनरिप्रेजेंटेड मेंबर्स भी होते हैं। ऐसे ही जिला परिषद में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो डिफरेंट कंस्टिट्यूंसी को विद इन द डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू G20 समिट 2023 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। 2023 में 20 देश थे, 21वां देश अफ्रीकन यूनियन ने ज्वाइन किया। पहली बार कोई मेंबर 1999 के बाद ज्वाइन हुआ है, पहली बात, तो 21 हो गए। ये 21 देशों के कहीं राष्ट्रपति, कहीं प्रधानमंत्री या कहीं कोई मिनिस्टर इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो जो पार्टिसिपेशन है उसमें ये चारों देश तो थे ही। अब उन्होंने पूछा है कि ये चारों देशों के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं, इससे हमें मतलब नहीं है, उनमें कौन नहीं है। अब ये कितनी डिटेलिंग की बात है, बहुत है, अगर सही से नहीं पढ़ा तो कैसे करेंगे। तो जोको विडोडो जो हैं वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, वो शामिल हुए थे, ब्राज़ील के नहीं हैं। और ब्राज़ील के जो शामिल हुए थे वो ल्यूज लांसो लूला डा सिल्वा, ये प्रेसिडेंट थे ब्राज़ील के। तो करेक्ट ऑप्शन इसका यहाँ से हो जाएगा ब्राज़ील। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्रिएट हो सकते हैं G20 में। एक तो ये न्यू दिल्ली में हुई, तो कौन से नंबर की थी, 18th मीटिंग थी। ये पहली G20 समिट है हेल्ड इन इंडिया। 2 स्टेटमेंट बन गए। द स्टेटमेंट रिगार्डिंग G20 समिट 2023 इट हेल्ड इन न्यू दिल्ली, इट वाज द 18th मीटिंग। और दूसरा इट वाज द फर्स्ट G20 समिट। कब से कब हुई, 9 से 10 सितंबर 2023। अफ्रीकन यूनियन ने परमानेंट मेंबर के तौर पे ज्वाइन किया आफ्टर 1999। नया ऑर्गेनाइजेशन जो बना है वो GBA है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसी के दौरान। और ये हमने आपको 2
जोको विडोडो को दिखा दिया और डा सिल्वा को। अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये आपके इंस्टीट्यूट है, मकदम मथुरा में है, ये झांसी में, ये मऊ में, तीनों सही हैं। लास्ट वाला गलत है, ये मोदीपुरम मेरठ में है, ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च। तो ये क्वेश्चंस आपके सामने हमने जो डिस्कस किए, ये 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो एक स्वभाव है आज की जो सबसे ज़्यादा छात्र संख्या है वो इस तरीके के क्वेश्चंस ही पढ़ती है। सोर्स यूट्यूब ही जनरली रहता है। एजर्सन रीजन और स्टेटमेंट वाले टाइप क्वेश्चंस पढ़ने वाली रुचि भी लोगों में कम होती है और ऐसे लोगों की संख्या भी कम है। तो ये सबसे पहले हमने इसीलिए डिस्कस किया है कि ऐसे क्वेश्चन ये इतने थे। अब इसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमने जानबूझ के छोड़े हैं क्योंकि वो डिस्कशन एक अलग रहेगा कि करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन थे। अभी हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जा रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 लाएंगे, उसमें नए टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और उम्मीद है कि आप इस चैनल को जो भी उचित प्रेम होगा वो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक के फॉर्मेट में करेंगे। शुरुआती दौर है तो मैं ये चाहूँगा कि अधिकतम लोगों तक ये चीज़ पहुँचे, फिर आप अपनी श्रद्धा अनुसार इसमें पार्टिसिपेट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।